हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारी 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। सो मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले 4 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ यहाँ पर इस चैनल पे। एंड कंसिस्टेंटली बेटा एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 बजे हमारी आ रही है अकाउंट्स की वीडियो एंड 7 बजे आ रही है इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज की वीडियो। ठीक है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो, वन शॉट वीडियो सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जाके जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। सारे मेरे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, अभी तक हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब से हमने शुरू करे हुए हैं हमारे मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले प्लान करते हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी है। उसमें तो बस ऑन पेपर बैठ के डिसाइड ही कर रहे हैं, तू ये करेगा, तू ये करना चाहिए, ऐसे 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 करना चाहिए, गोल ये होगा और हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा होगा, पॉलिसी ऐसा होगा, रूल ये होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हमने वो जो प्लान है उस प्लान को ना सिर्फ बनाया था ऑन पेपर पिछले चैप्टर में। अब ना हमने उस प्लान को एक्चुअल में आगे लेकर के जाना है, उस प्लान की एग्जीक्यूशन की तरफ अब हमने बढ़ना है। ठीक है, अब किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ सामान, कुछ रिसोर्सेस चाहिए होंगे। ठीक है ना, उसके लिए ना हमें क्या करना होगा, हमारे जो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं उसको समेट के साथ में रखना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को एक बहुत बड़ा घर बनाना है, ठीक है, तो घर में मुझे सबसे पहले डिवीजन करनी होगी कि ये इसका कमरा, वो उसका कमरा, ये किचन, ये वॉशरूम, ये ऐसा ये वैसा। तो ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। अब हमने क्या कर लिया, प्लान ना बहुत डाइवर्स बनाया, बहुत बड़ा बनाया। उसमें ना तोड़ तोड़ के हर चीज को अलग करना होगा। तोड़ेंगे कैसे, जो जो चीजें सिमिलर है उनको साथ में जोड़ दो, जो चीजें एक ग्रुप में आती है उसको एक में डाल दो, जो दूसरे ग्रुप में आती है उसको दूसरे ग्रुप में डाल दो। जैसे कि जो किचन है, किचन में सब कुछ सेम हो सकता है, तो किचन वाली सारी चीजें किचन के अंदर डाल दी। ठीक है ना, बेडरूम्स हैं वो अलग साइड पे हो गए। ठीक है ना, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं, और अलग अलग कामों को एक साथ जोड़ दो। कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक एक ग्रुप बना दो, उनको तोड़ तोड़ के अलग अलग ग्रुप्स में डाल दो, ताकि जितना भी हमारे को जो एक क्योस मचा हुआ है, जितना भी ऐसे हो रहा है कि अरे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, वो समझ आने लग जाए। वो समझ कब आएगा, जब हर चीज समेट दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपने वार्डरोब को समेटना है तो क्या करोगे, प्लान है कि पूरे वार्डरोब को अच्छा बनाना है, समेटोगे कैसे, जीन्स का सेक्शन, मेकअप का सेक्शन, टॉप्स का सेक्शन, शूज का सेक्शन, बैग्स का सेक्शन, वॉच का सेक्शन एंड सो ऑन। तो वो समेटना है कि हर एक चीज का एक एक सेक्शन हो गया। वो चीज हम ऑर्गेनाइजिंग में करने वाले हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग देखो क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पहली चीज एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गया या एक बार में ही हो गया, नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस मैंने मैनेजमेंट में भी समझाया था। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में करी जाए। ठीक है, एक बार में नहीं हो जाएगी, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप होगी। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस है, और इनके प्रोसेसेस हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे प्लानिंग का था, अब इसका भी प्रोसेस याद करोगे, आगे स्टाफिंग, सिलेक्शन, बहुत सारे प्रोसेस याद करने पड़ेंगे। ठीक है, किस चीज का प्रोसेस है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। सबसे पहले ना तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या एक्टिविटीज तुम्हें करनी है। सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना होगा, सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि मेरे पास जीन्स का एक सेक्शन है, शर्ट्स का एक सेक्शन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले या फिर तुम कह सकते हो कि मेरे पास ज्वेलरी का एक सेक्शन बन सकता है। ठीक है ना, सिमिलरली तुम कह सकते हो फुटवियर का एक सेक्शन बन सकता है। सबसे पहले तुम डिफाइन करोगे कि किस किस चीज के बारे में, किस किस चीज की मुझे जरूरत है, मुझे लोअर्स की, अपर्स की, बैग्स की, इसकी उसकी जरूरत है। और फिर उसमें तुम क्या करोगे, जितने भी लोअर्स हैं, लोअर्स को सबको जीन्स वाले सेक्शन में डाल दिया, जितने भी टॉप्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, उनको अलग से डाल दिया। समझ गए हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए। समझ रहे हो, सबसे पहले यू विल हैव टू डिफाइन कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। अब उसमें से तुम क्या करोगे, जो जो कॉमन चीजें हैं उनको इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना दोगे। जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास पजामाज हैं, मेरे पास या फिर जीन्स हैं, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास शॉर्ट्स हैं। इन सबको मैं ला करके मैं अपने लोअर्स का एक सेक्शन बना सकती हूँ। सिमिलरली मेरे पास टॉप्स हैं, मेरे पास शर्ट्स हैं, मेरे पास दो चार और चीजें हैं, टी शर्ट्स हैं, ये है वो है, उन सबको मिला के अपर्स का एक सेक्शन बना सकती हूँ, एक ग्रुप बना सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को डिफाइन करूंगी। सिमिलरली जैसे अब मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एम्प्लॉइज को
सिलेक्ट भी करना है, उनको ट्रेन भी करना है, उनको सैलरी भी देनी है, उनको डाँटना भी है, उनका ध्यान भी रखना है। ये सारे अलग-अलग काम हैं। अब इन सारे कामों को इकट्ठा करके मैंने एचआर का डिपार्टमेंट बना दिया। तो पहले मैं अलग-अलग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करूँगी। पहले मैं अलग-अलग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करूँगी और फिर उसमें से जो-जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक साथ टुगेदर ग्रुप कर दूँगी, ठीक है? एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, और फिर उनमें आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दूँगी। अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब है कि मैं ये डिफाइन करूँगी कि सीनियर कौन है, ठीक है? जूनियर कौन है? कौन किसको ऑर्डर देगा? कौन किसको आंसर करेगा, जवाब देगा, कौन किसको जाकर प्रेजेंट करेगा कि मैंने ये काम किया है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी कि ये एक्टिविटीज हैं। जो जो कॉमन एक्टिविटीज होंगी उनको साथ में ग्रुप करके उनका एक डिपार्टमेंट बना दूंगी। उस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोगों के रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर दूंगी। वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं, यहाँ पे हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने हैं कि कौन किसका सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको जवाब देगा कि भैया मैंने इतना इतना काम किया है। ये सारे रिलेशंस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है? एक और डेफिनेशन है हमारे पास, आप कोई सी भी डेफिनेशन जो अच्छी लगे उसको याद कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हार्ने, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है विद इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। कहते हैं कि एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है और सारी एक्टिविटीज उस स्ट्रक्चर के अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, कोऑर्डिनेट होती है, साथ में काम करती हैं। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। अगला मेरे पास आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक्रोनियम है यहाँ पर मेरे पास, जो कि है यूज्ड एसी, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग ना एक यूज्ड एसी है, हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है, ऐसे वाला ये एसी है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? तो यूज्ड एसी एक एक्रोनियम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे पास आता है यू, ठीक है? यू से देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर एस, एस से मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, कि हमारे को जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हमें वहां पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इसका क्या मतलब है? जब मैं ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ, मैं सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज को ग्रुप करके उनका एक डिपार्टमेंट बना देती हूँ, उनका एक ग्रुप बना देती हूँ और उनको बोलती हूँ तुम्हें सिर्फ अपना काम ही करना है, तुम्हें दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। और जैसे हेनरी फ्योल ने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क में कि जब भी तुम डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो स्पेशलाइजेशन होगा। मतलब जब तुम एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो तुम उसमें इतने स्पेशलाइज हो जाओगे कि कोई और वो काम तुमसे अच्छा नहीं कर सकता। अगर मैं बार सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाते रहूंगी तो मैं उसमें स्पेशलाइज हो जाऊंगी, ठीक है ना? तो यू से मेरे पास क्या आ गया कि हमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है अच्छे से। ऐसे मेरे पास क्या आ गया कि मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगी अपने काम में। ई से मेरे पास देखो क्या आ गया? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ई से मेरे पास क्या आ गया? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब मुझे क्लियरली पता होगा कौन सा काम किसका है, ठीक है, कौन सी ड्यूटी किसकी है, किसको क्या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मिला हुआ है, तो मुझे क्लियरली पता होगा अगर काम नहीं हुआ तो किसकी वजह से नहीं हुआ, अगर अच्छे से काम हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, मुझे किसको प्रमोशन देनी है, किसको डांटना है, किसकी सैलरी काटनी है, किसके साथ क्या करना है, मुझे क्लियरली पता होगा। क्यों? क्योंकि अब हर चीज डिवाइडेड है। अगर डिवाइडेड नहीं होगा ना, मुझे पता ही नहीं होगा कौन सा काम किसने किया, तो इट विल बी ऑल क्योस। मुझे पता ही नहीं होगा अगर काम गलत हुआ है तो गलती किसकी है। अब सब कुछ डिवाइडेड है, मैंने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां पर है, कहां से उठानी है, कौन सी चीज कहां पे रखनी है और कौन सी गलती किसने करी है, तो वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है? फिर डी से मेरे पास क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अगर मुझे मेरे एम्प्लॉइज का अच्छे से फुल्ली डेवलपमेंट करना है तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब उनको क्लियरली पता होगा कौन सी चीज कहां पे है, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उनका पर्सनली क्या रोल है, उनका सीनियर कौन है जिसको उन्हें ओबे करना है, उनका जूनियर कौन है जिससे उनको काम कराना है। वरना अगर ये सब एम्प्लॉइज को नहीं पता होगा ना तो एम्प्लॉइज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे एंड वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है कि तुम ऑर्गेनाइजिंग करो अच्छे से, ठीक है? फिर ए से मेरे पास क्या आएगा? अडेप्टेशन टू चेंज, ठीक है? जब हर चीज बहुत क्लियर है ना, मैं बहुत इजीली उसको अडेप्ट कर चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वार्डरोब है, ठीक है, मैंने अपने वार्डरोब में सेट कर दिया कि ये जीन्स का सेक्शन हो गया, ये टॉप्स का सेक्शन हो गया, ये मे बी किसी और चीज का सेक्शन हो गया, ये किसी और चीज का सेक्शन हो गया। अब हर चीज बिल्कुल सेट है, ठीक है? ए बी सी और डी, मैंने 4 पाइल्स बना के रख दी, चारों चीजें बिल्कुल सेट है, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये सारा ये है, ये है, ये है। अगर मेरा कल को दिल करे यार मुझे जीन्स को सीधा उठाकर यहाँ पे रखना है और इसको उठा के यहाँ पे रखना है, मैं पूरी पाइल एज इट इज उठाऊंगी इधर रख दूंगी, वो पाइल एज इट इज उठाऊंगी इधर रख दूंगी, बहुत क्लियरली 1 सेकंड में मैं चेंज कर सकती हूँ कुछ भी इसमें से करना चाहूँ। पर अगर ये सब कुछ बिखर रखा हो, जीन्स और टॉप्स और सब कुछ आपस में मिला हुआ है, बिखरा हुआ है,
मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी उसमें सेट नहीं कर पाऊँगी। तो पहले मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉइज़ वैसे ही क्योस में होंगे, उनको दिल ही नहीं करेगा कि मैं कुछ और चेंज करूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर सब कुछ सेटल्ड है, एम्प्लॉइज़ को पता है कि पहले ऐसे हो रहा था, अब ऐसे होने वाला है, तो वो बहुत ईज़िली मान जाएँगे किसी भी चेंज के लिए, ठीक है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस भी आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ये तो मैंने बोला ही है ना, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। हमें क्लियरली एस्टैब्लिश करने होंगे कौन सीनियर, कौन जूनियर, कौन काम देगा, कौन काम करेगा, कौन किसको आंसर करेगा, कौन क्या प्रेजेंट करेगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। everyone knows everything. तो clarity in working relations is very important to work in any organization. तो organizing अगर मैं करती हूँ तो मैं सारे relationships को easily clearly यहाँ पर बताऊंगी, जिसकी वजह से again जो employees है मेरे personal है वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। So हमारी organizing की importance क्या है कि वो ना भैया एक यूज जैसी है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से होगा, अगर ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से यूज कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर कितना क्या चाहिए, मैं उतना ही मंगवाऊंगी, उतना ही यूज करूंगी। सिंपल बात हो गई ना। जैसे अगर हम रोटी बनाते हैं तो पहले पूछते हैं ना कौन कितनी रोटी खाएगा, कौन चाय पिएगा नहीं पिएगा, उसी अकॉर्डिंग बनती है ना। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ, ये चाय पीने वाले लोग हैं, ये चाय नहीं पीने वाले लोग हैं, जितने पियेंगे उसी अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाएगा। सिंपल बात हो गई, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर्सनल भी मेरे डेवलप हो जाएंगे, एम्प्लॉइज भी डेवलप हो जाएंगे, चेंज को इजीली अडेप्ट कर पाएंगे एंड वर्किंग रिलेशंस में भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे यूज डेसी हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई ऑर्गेनाइजिंग की। अगर ये समझ आ गया है तो जल्दी से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जो है आंसर करने वाले हो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, वैसे क्लियरली जो चैप्टर चल रहा है उसी की बात हो रही होगी। सो यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव, ठीक है। कौन से 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है, देखो अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बोला है, तो तुम यूज्ड एसी में से कोई भी 4 पॉइंट उठा के एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हें बस मेनली तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बात यहाँ पे हो रही है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो एट द हायर लेवल द वर्क टू बी परफॉर्म्ड वाज आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड to be enable people to work most effectively together for accomplishing the objectives, building infrastructure, beautification of the city, this। तो मैंने क्या किया है, सारे काम को आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या क्या काम करना है, और उस पूरे काम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ग्रुप कर दिया, सिमिलर एक्टिविटीज को साथ में उठा के ग्रुप कर दिया है, ठीक है। ड्यूटीज भी सबको असाइन कर दी हैं, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स भी हो गया है। तो बताओ और क्या तुम्हें यहाँ पे सबूत चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुपिंग की बात आ जाए, डिपार्टमेंट्स बनाने की बात आ जाए, इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस की बात आ जाए, असाइनिंग ड्यूटीज की बात आ जाए, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में करी जाती हैं और किसी में ये सारी चीजें नहीं करी जाती है, ठीक है। तो जहां पर भी ये कीवर्ड्स आ जाए, आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, रिलेशनशिप्स की तो भैया बात आ गई मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंट्स बनाने की बात आ गई तो भैया मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नाम ले दिया और बोल दिया इन डिपार्टमेंट्स में चीजों को डिवाइड कर दिया तो ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर एक चीज मेनली समझनी पड़ेगी कि तुम्हें यहाँ पे पूरे पैराग्राफ के साथ नहीं खेलना, तुम्हें इनफैक्ट बहुत सारी केस स्टडी आएंगी और हर एक केस स्टडी में तुम्हें पूरी की पूरी केस स्टडी के साथ खेलना ही नहीं है, तुम्हें खेलना है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के साथ। जो कीवर्ड्स मैं जब भी पढ़ाती हूँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, साथ साथ मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि क्या क्या कीवर्ड्स तुम्हें यहाँ पे ध्यान देने हैं, ठीक है। चलो अगली मेरे पास आती है बात स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के स्टेप्स छोटे से 4 ही स्टेप्स हैं, तो कोई बहुत बड़ा इसका एक्रोनियम बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इज आइडिया जनरेशन, तो आईडीईए आइडिया होता है, बस ए को पीछे ले जाओ आईडीएई बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग को बस आइडिया है, ऑर्गेनाइजिंग एक आइडिया है, तो आइडिया में से ई को जो पीछे ले जाओ तो आईडीएई जो है मेरा बन जाएगा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, आईडीएई। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करो, अगेन मैं बार बार बता चुकी हूँ, डेफिनेशन में बोल चुके हैं, केस स्टडी में बोल चुके हैं। आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास कौन से टाइप्स ऑफ कपड़े हैं, तभी तो उसको डिवाइड कर पाओगे अलग अलग चीजों में। आइडेंटिफाई करो मेरे पास कौन से अलग अलग काम है, तभी तो उनको डिवाइड कर पाओगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग लोगों के बीच में। पहले आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफिकेशन में पता है क्या होगा, मैंने पूरे 15 काम लिख कर रख लिए 1 से लेके 15 तक, उन 15 को फिर डिवाइड कर दिया 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, खत्म बात। तो पहले काम को आइडेंटिफाई करो फिर उसको डिवाइड कर दो, सिंपल बात हो गई कि नहीं, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये जो डिवाइड किया है काम, जिसको भी, जैसे मैंने अगर 15 काम लिखे, 15 में से मैंने अलग अलग 3
भागों में काम को डिवाइड कर दिया, तो वो 3 भागों में जो डिवाइड किया है वो मेरे क्या हो जाएंगे, 3 डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे कि उन 3 डिपार्टमेंट्स में मैंने काम को डिवाइड किया है। वो 3 डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, एचआर का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट, ऐसे करके मैं बना दूंगी। उस डिपार्टमेंट को बनाने के बाद उसके अंदर मैं क्या करूंगी, लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन करूंगी। तुम सीनियर हो, तुम जूनियर हो, तुम मिडिल लेवल हो, तुम ये लेवल हो, तुम वो लेवल हो, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें इस चीज को संभालना है, तुम्हें उस चीज को संभालना है, तुम्हें पूरे डिपार्टमेंट को डिसिप्लिन में रखना है, तुम्हें डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, तुम्हें ये रखना है, तुम्हें वो रखना है, तुम्हें इसको जाके रिपोर्ट करना है, तुम्हें इससे काम करवाना है, तुम्हारा काम ये करेगा, तुम ये काम करोगे। हर किसी को उसकी ड्यूटीज असाइन करनी है, ठीक है। एंड उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग के रिलेशनशिप्स को भी स्टैब्लिश करना है। मतलब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन जाके किसको आंसर करेगा, ये तुम्हें काम सौंपेगा, तुम्हें इसको काम करके देना है, ठीक है ना। तो कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसको जवाब देगा, कौन किससे क्या काम करवाएगा, वो पूरे रिलेशनशिप्स भी मुझे स्टैब्लिश करने हैं। समझ रहे हो, कौन किसको कितना रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है, वो सब कुछ हमें जो है स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो पहले मैं काम को आइडेंटिफाई करूं और डिवाइड कर दूं काम को, डिवीजन ऑफ वर्क कर रही हूं तो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन आ रही है। किसने बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल ने बताया था, ठीक है। डिपार्टमेंट्स बनाऊंगी इस डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे। डिपार्टमेंट्स के अंदर हर एक इंसान को उसकी ड्यूटी असाइन करूंगी, किसने कितना क्या काम करके देना है, और कौन सीनियर कौन जूनियर, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग के रिलेशनशिप्स को भी मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे इस्टेब्लिश करके जाने वाली हूं, ठीक है जी। तो अब यहीं पर ये मेरे पास एक एमसीक्यू है, इसका आंसर तुम मुझे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। जो करेक्ट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। तुम आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या है, हमें स्टेप कोई भी एक आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस कौन से पर्टिकुलर स्टेप की बात यहाँ पे हो रही है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है ऑब्वियसली IDAE, ये मेरे चारों स्टेप्स है, इनमें से कोई एक स्टेप की बात हो रही है। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, मैं तुम्हें इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला मेरे पास आता है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास यहाँ पर है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों में फर्क देखो क्या है। फंक्शनल नाम से समझ आ रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, या मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इसके अंदर जो है डिवीजन होती है। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस या ऑन द बेसिस ऑफ काम, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके अंदर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। पर डिविजनल में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सो देखो, अब मैं कहती हूँ कि एक बहुत छोटी सी कंपनी है जिसका एक सिंगल ही प्रोडक्ट है। अब क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, पर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बना सकता है ना। क्योंकि चाहे कंपनी छोटी है चाहे कंपनी बड़ी है, हर एक कंपनी में HR भी होगा, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट भी होगा, परचेज का डिपार्टमेंट भी होगा। चाहे कंपनी छोटी है या बड़ी है, अलग अलग काम तो वो कर रही है ना। तो इसमें डिविजनल तो नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, पर फंक्शनल तो डिवीजन इसमें होगी, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ काम, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अलग अलग काम तो फिर भी कर ही रहे हो ना। तो एक HR डिपार्टमेंट बन गया, सेल्स डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है ना, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बनता है। अच्छा, ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बनता है, ऐसे ही हमारा परचेज का अलग से डिपार्टमेंट बनता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग से बनता है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनता है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास एक बहुत लार्ज कंपनी है जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनकी मल्टीपल डिविजन्स भी होंगी, हर प्रोडक्ट की एक खुद की डिवीजन होगी, हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की डिवीजन होगी, तो इनका जो है डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की डिवीजन होगी तो इनका डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग डिविजन्स बनानी पड़ेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। क्या यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा? क्या यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होगा। अरे कंपनी छोटी है या बड़ी है, अलग अलग काम तो करने पड़ेंगे ना। HR, सेल्स, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, परचेज, वो सब तो होगा ही होगा।
समझ रहे हो, वो सब तो होगा ही होगा, डिविजनल एक्स्ट्रा है, फंक्शनल तो हर एक कंपनी में होगा ही होगा। फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, वो तो हर कंपनी करेगी ही करेगी, लेकिन जो छोटी कंपनी है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं बनाएगी, और जो बड़ी कंपनी है वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन भी बनाएगी। तो डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम्हारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, और हर प्रोडक्ट के लिए तुमने एक अलग डिवीजन बना दी। जैसे कि ये क्लास 11th की डिवीजन है, ये क्लास 12th की डिवीजन है। अब क्लास 11th के अंदर HR, सेल्स, फाइनेंस वगैरह वगैरह सब कुछ है, क्लास 12th के अंदर भी HR, सेल्स, फाइनेंस सब कुछ है, ठीक है ना। तो डिविजनल ऑप्शनल है, डिविजनल स्ट्रक्चर वही होगा जहां अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं एक ही कंपनी के अंदर। फंक्शनल तो वहां भी होगा और यहां भी होगा। अगर एक छोटी कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट अलग अलग नहीं है तो डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, पर फंक्शनल स्ट्रक्चर तो फिर भी होगा, क्योंकि फिर भी उसमें HR, सेल्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारे के सारे होने वाले हैं। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है, हर एक कंपनी में होगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शनल डिपार्टमेंट तो बनाया जाएगा, पर डिविजनल डिपार्टमेंट जो है वो ऑप्शनल है। जिस कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उसी कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ और इनकी चीजें बेसिकली हम समझते हैं। तो फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बता दिया, फंक्शनल की फॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डिविजनल की फॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा डिवीजन, बट विद इन ईच डिवीजन फंक्शनल स्ट्रक्चर तो फिर भी होगा कि 11th और 12th के दो अलग अलग डिवीजन बना दिए, क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो 11th क्लास के अंदर सारे उनके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, HR, सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड 12th क्लास के अंदर भी सारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं, HR, सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिविजनल वाला प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है और फंक्शनल वाला फंक्शंस या फिर कामों के बेसिस पे होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करी जाए बेटा, तो फंक्शनल में हम स्पेशलाइज किस में करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम स्पेशलाइज करते हैं, पर डिविजनल में ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन हम स्पेशलाइज करते हैं। मतलब कि फंक्शनल वाले में मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगी कि मैं HR का काम करने में स्पेशलाइज हो गई हूं, पर डिविजनल वाले में ना मेरे पास स्कोप ज्यादा है, मैं पूरी की पूरी 11th डिवीजन की स्पेशलाइज हो सकती हूँ कि मैंने 11th का पहले HR कर लिया, फिर 11th का फाइनेंस भी कर लिया, 11th का सब कुछ करके देख लिया, और मैं पूरी 11th क्लास की हेड बन चुकी हूँ। अब मैं 11th क्लास में स्पेशलाइज हो चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरी डिवीजन की स्पेशलाइजेशन करूंगी, यहाँ पर मैं उसी पर्टिकुलर फंक्शन की स्पेशलाइजेशन करूंगी, ठीक है। फिर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है ना वो आसान है, इसमें कंपेरेटिवली कई बार मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली पता है कि 11th, 12th, 10th, 9th, तो जिसमें भी दिक्कत होगी मुझे क्लियरली पता होगा कि 12th क्लास में दिक्कत हुई है, बाकी सबको छेड़ना ही नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में। कॉस्ट ऑब्वियसली इधर हायर होती है, क्योंकि जितने ज्यादा डिविजन है ना उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी। हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट भी बनाने हैं, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी बहुत बार हो सकती है। तो यहाँ पे कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लगती है, यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा भी लगती है, एंड कई बार ओवरलैपिंग भी होती है। कोऑर्डिनेशन करना यहाँ पर कंपैरेटिवली आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक 11th का हेड है, एक 12th का हेड है। 11th के जितने भी मैनेजर थे नीचे वाले, HR, फाइनेंस, सेल्स, ये वो, इन्होंने जाके सब कुछ इसको बताया, ये सीधा जाके 12th के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। 12th के जितने भी लोग थे इन्होंने इसको बताया, तो 11th और 12th के एक एक मैनेजर सीधा आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये नीचे वालों को करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कितना आसान हो गया। पर फंक्शनल में क्या होगा, 4 डिपार्टमेंट है, ये चारों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, तो 4 डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है। यहाँ पर तो ये सीधा सीधा हेड से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मुश्किल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपैरेटिवली आसान है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, किसी मैनेजर के लिए ना ऐसी कंपनी में डेवलप होना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने HR की मैं हेड बन गई, अब क्या करूँ, HR की हेड के ऊपर तो सीधा कंपनी के हेड है, जो पूरी कंपनी का हेड है इसके ऊपर तो सीधा वही है। अब और क्या करूं, इसके ऊपर तो मेरे पास और स्कोप ही नहीं है कि मैं और ज्यादा बढ़ सकूं, पर यहाँ पे स्कोप है। पहले मैं अपने डिवीजन की सारी लैडर्स क्लाइंब करके ऊपर पहुंचूं, फिर मैं अपने डिवीजन को छोड़ के दूसरे डिवीजन में जा सकती हूँ और वहां पर भी काम सीख सकती हूँ, वहां पर भी सक्सेस पा सकती हूँ। तो यहाँ पे स्कोप ज्यादा है, यहाँ पे मैनेजर ज्यादा डेवलप हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं होगा डेवलपमेंट का। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो वहीं पर होगा जहां पर कंपनी बहुत बड़ी है, और जितनी बड़ी कंपनी होगी मैनेजर के डेवलपमेंट का स्कोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो डिविजनल वाले में मैनेजमेंट के डेवलपमेंट का स्कोप भी ज्यादा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गए हमारे फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर हम आज के इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगले पार्ट में हम फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में समझेंगे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन के बारे में समझेंगे एंड अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नीचे सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर देखना है आप वहां से जाके देख सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।